हाय हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि आप लोगों के जेईई मेंस 2023 के जो डेट्स हैं वो आ चुके हैं। तो आप लोगों के हेल्प के लिए मैं चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। प्यारे बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जाना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हुए आप लोग कभी भी एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं ला सकते। प्यारे बच्चों, तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको जरूर देखिएगा। हर एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है ईरर, और बेहद ही इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि चाहे जेईई मेंस का एग्जाम हो चाहे जेईई एडवांस्ड का एग्जाम हो, दोनों ही एग्जाम से प्यारे बच्चों इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो ईरर से हम लोग शुरुआत करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चंस की। आप भी पढ़िए क्वेश्चन को, हम भी पढ़ते हैं, फिर मिल करके हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वन मेन स्केल डिवीजन ऑफ ए वर्नियर कैलिपर्स इज ए सेंटीमीटर एंड nth डिवीजन ऑफ द वर्नियर scale coincide with n minus 1th division of the main scale. The least count of the calipers in mm is. तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया। वर्नियर कैलिपर्स है, ठीक है, एक वर्नियर कैलिपर्स है, उसमें जो मेन स्केल है उसके एक डिवीजन की लेंथ हमें बताई गई है ए सेंटीमीटर, ठीक है। तो मेन स्केल के एक डिवीजन की लेंथ, यानी मेन स्केल के एक डिवीजन, इसका क्या मतलब है, मेन स्केल के एक डिवीजन की लेंथ। तो ये कितनी है प्यारे बच्चों, ये बताई गई है ए सेंटीमीटर। और क्या बोला गया, ऐसा भी बोला गया कि जो वर्नियर स्केल है उसका nth डिवीजन n-1th डिवीजन से मैच कर रहा है, किसके, मेन स्केल के। इसका मतलब क्या है कि वर्नियर स्केल के n डिवीजन की जो लेंथ है वो इक्वल हो जाएगी प्यारे बच्चों मेन स्केल के n-1 डिवीजन के लेंथ के। तो हमें यही करना पड़ेगा। चलिए हम मान लेते हैं कि वर्नियर स्केल के एक डिवीजन की जो लेंथ है वो v है। ऐसा अगर मैं मान लूं कि वर्नियर स्केल के एक डिवीजन की लेंथ v है, तो n डिवीजन की लेंथ कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, n इंटू वी, है ना, कितनी हो जाएगी, n इंटू वी। अब ये जो है ये इक्वल होना चाहिए किसके, मेन स्केल के n-1 डिवीजन के लेंथ के, है ना। तो मेन स्केल के n-1 डिवीजन की लेंथ कितनी हो जाएगी भाई, एक डिवीजन की लेंथ है ए सेंटीमीटर, मेन स्केल के एक डिवीजन की लेंथ कितनी है, ये तो क्वेश्चन में बताई गई है ए सेंटीमीटर, और हमें निकालनी है n-1 डिवीजन की लेंथ, तो कितनी हो जाएगी n-1 इंटू ए सेंटीमीटर प्यारे बच्चों। तो ये मेन स्केल के n-1 डिवीजन की लेंथ हो जाएगी, तो ये आपस में इक्वल होंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहां पर अगर मुझे निकालना हो वर्नियर स्केल के एक डिवीजन की लेंथ, तो ये निकालना काफी आसान है। कैसे, क्योंकि ये हम ऐसे निकाल सकते हैं, इस n को इधर ले आइए तो ये v निकल जाएगा, और हमें यहाँ पर v की ही जरूरत है, तो इस तरीके से ये v निकल गया। ये v क्या है, ये वर्नियर स्केल के एक डिवीजन की लेंथ है, और मेन स्केल के एक डिवीजन की लेंथ क्वेश्चन में बता दी गई थी। अब हमें निकालना है लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट क्या होता है, तो वर्नियर कैलिपर्स का जो लीस्ट काउंट होता है प्यारे बच्चों, वो होता है मेन स्केल के एक डिवीजन की लेंथ माइनस वर्नियर स्केल के एक डिवीजन की लेंथ। तो हमें यही करना है, लीस्ट काउंट क्या होगा, मेन स्केल के एक डिवीजन की लेंथ माइनस वर्नियर स्केल के एक डिवीजन की लेंथ। तो 1m यानी मेन स्केल के एक डिवीजन की लेंथ हमें पता है वो है ए सेंटीमीटर, तो ए सेंटीमीटर भी लिख लीजिए यहाँ पर, माइनस यहाँ पे वर्नियर स्केल के एक डिवीजन की लेंथ, है ना। तो ये तो हमने अभी निकाली यहाँ पर, ये है प्यारे बच्चों। तो v कहो या 1v कहो वही है ना, तो इसके 1v की जगह पे v की वैल्यू डालो, क्या है देखिए n-1/n, और यहाँ पे इंटू में a सेंटीमीटर, ये भी है। अब इसको हम सॉल्व कर ले, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। a सेंटीमीटर को कॉमन ले ले, अगर a सेंटीमीटर को कॉमन ले ले तो देखिए क्या बच जाएगा अंदर। इसको डायरेक्टली सॉल्व करके मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये कुछ इस तरीके से प्यारे बच्चों निकल के आ जाएगा, हाँ बिल्कुल ये निकल के आ जाएगा। तो n से n कैंसिल हो जाएगा, देखिए क्या निकल के आया, तो a सेंटीमीटर अपान में n, ये निकल के आया। तो ये हमने लीस्ट काउंट निकाल लिया, लेकिन ये अभी सेंटीमीटर में निकल के आया है। हमसे पूछा गया है कि लीस्ट काउंट mm में क्या होगा, यानी हमें मिलीमीटर में बताना है। तो प्यारे बच्चों, हम सब लोग जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर होता है 10 mm के, तो हमें यही कर देना है, हमें सेंटीमीटर की जगह 10 mm रख देना है। और जैसे ही हम रखेंगे तो प्यारे बच्चों जो लीस्ट काउंट है वो सेंटीमीटर की जगह में जैसे ही 10 mm रखेंगे, 10 mm, तो ये आपको कुछ ऐसा नजर आने लगेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। हमने इस 10 को इधर ना करके इधर लिख दिया है, ठीक। तो चलिए प्यारे बच्चों, ये हमारा आंसर होगा, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसको नोट करिए, या इसको नहीं नोट करना है तो कम से कम रफ में प्रैक्टिस जरूर करें हर एक क्वेश्चन के लिए। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्यारे बच्चों।
तो प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द यंग्स मॉडुलस ऑफ ए वायर ऑफ रेडियस 0.2 सेंटीमीटर measured using a scale of least count 0.001 centimeter and length 1 meter measured using a scale of least count 1 mm, a weight of mass 1 kg measured using a scale of least count 1 gram was hand to get the elongation of 0.5 centimeter measured using a scale of least count 0.001 centimeter. What will be the fractional error in the value of Young's modulus? तो प्यारे बच्चों, यंग्स मॉडुलस में जो फ्रैक्शनल एरर है वो क्या होगी, ऐसा हमको बताना है। और अगर ऑप्शंस में देखें तो ये वैल्यूज परसेंटेज में दी गई हैं, यानी कि हमें परसेंटेज एरर बताना है किस में, यंग्स मॉडुलस में प्यारे बच्चों। तो यंग्स मॉडुलस के लिए यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीजें पहले से बता भी दी गई हैं, बहुत सारी चीजों की वैल्यूज बता दी गई हैं जो भी यंग्स मॉडुलस में होती हैं, और उनमें एरर क्या होनी चाहिए वो भी यहाँ पे पता चल रही है, क्योंकि लीस्ट काउंट हमें बताए गए हैं हर एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन काफी आसान है हमारे लिए। क्यों आसान है? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम लोग करना बहुत आसानी से जानते हैं। हमें बताना है यंग्स मॉडुलस के लिए। तो प्यारे बच्चों, यंग्स मॉडुलस के लिए आप लोग जानते हैं कि ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और अगर इसके लिए फाइनल एक्सप्रेशन देखें तो ये कुछ इस तरीके से निकल के आता है प्यारे बच्चों, इस तरीके से। ठीक है, क्या क्या है ये? एफ क्या है प्यारे बच्चों? जैसे हमने कोई लोड वायर में लटकाया है ना, तो उसका वेट, जो वेट होगा वो एफ के जगह पे रखा जाएगा। और एल क्या है? जब वो लोड नहीं लटकाया गया था उस समय वायर की जो लेंथ है वो उसकी जो लेंथ हुई वही कैपिटल एल है यहाँ पर। और ए क्या है? वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ए है। और एल क्या है? लोड को लटकाने के बाद, यानी कि भार को लटकाने के बाद, वेट को लटकाने के बाद प्यारे बच्चों जो वायर में एलोंगेशन है वो एलोंगेशन यहाँ पर स्मॉल एल है। ठीक, तो इस तरह से ये चीजें आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसको थोड़ा सा और अगर हम आसान बनाए तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। ये क्या है? ये वेट है प्यारे बच्चों। जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है कि 1 kg का मास इस पर लटकाया गया है, तो मास अगर 1 kg है तो इसमें कुछ वेट होगा, तो हम लोग इसको F को mg लिख लेते हैं और इनको इसी तरीके से लिखे रहने देते हैं। A को भी हम थोड़ा सा एरिया का फार्मूला लगाकर लिख देते हैं। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है उसके जो रेडियस है अगर स्मॉल r ले ली जाए तो जो एरिया होगा वो पाई r स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसके लिए हम फाइनल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। अब प्यारे बच्चों, एक चीज आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि एम, एल, आर और स्मॉल एल, इन सभी के लिए क्वेश्चन में वैल्यूज भी दी गई है, और इनको जो नापने के लिए जो अनिश्चितता है, इसमें जो लीस्ट काउंट है, जिन भी इंस्ट्रूमेंट से ये मापे गए हैं उनमें उनके लिए जो लीस्ट काउंट है वो भी बताए गए हैं, यानी कि इनमें एरर्स भी हमें पता है। ठीक, जी के लिए कुछ बोला नहीं गया है। इसका मतलब क्या है कि जी में कोई एरर वाली बात ही नहीं है, जी को हमें कांस्टेंट की तरह लेकर चलना है। तो प्यारे बच्चों, जी और पाई यहाँ पर कांस्टेंट की तरह लेकर चले जाएंगे। अब प्यारे बच्चों, अगर हमें इसमें परसेंटेज एरर निकालना है तो हम क्या करेंगे? आप लोगों को पता है, आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन खूब किए होंगे। इसमें सबसे पहले जो प्रोसेस होता है इसका वो ये होता है कि हम सबसे पहले लॉग ले लें। ठीक है, लॉग लेने के बाद फिर हम डिफरेंशिएट कर लें, है ना। मैं कुछ इस तरीके से बोल रहा हूँ। लॉग लेने के बाद जब हम डिफरेंशिएट करेंगे प्यारे बच्चों चीजों को, तो ये कुछ ऐसे नजर आएंगे। देखिए ऐसे आप लोगों ने किया होगा, ऐसे। ठीक, ऐसे प्यारे बच्चों ये चीजें नजर आएंगी। आप लोगों ने खूब किया होगा ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। और अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, मुझे लग रहा है, तो आप फिर इधर कर ही नहीं पाओगे इधर चैप्टर, क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे जी और पाई के टर्म्स को हमने इन्वॉल्व नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि जब हम डिफरेंशिएट करेंगे ना लॉग लेने के बाद, तो जी और पाई वाले जो टर्म होंगे वो कांस्टेंट होंगे, और कांस्टेंट्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो तो जीरो होता है, तो फिर ये यहाँ पर दिखाई नहीं देंगे क्योंकि इनका डिफरेंशिएशन जीरो हो गया। ठीक, अब देखिए ये इस तरीके से है। अब अगर हमें परसेंटेज एरर निकालना है तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे? इनमें 100 का गुणा करते हुए परसेंटेज का साइन लगा लेंगे। ऐसे 100 से मल्टीप्लाई कर लो और परसेंटेज का साइन भी लगा लो, ऐसा। ठीक, ऐसा। तो काफी आसान सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको किया होगा, तो इसको ऐसे ही कर लेना है। चलिए इसमें इसको भी ऐसे रख लेते हैं। चल ऐसे। अब एक चीज देखिएगा, यहां पर सभी की वैल्यूज दी गई है, हमें बस वैल्यूज रखना है। चलिए देखते हैं ये क्या है। ये मास है, मास हमको बताया गया है 1 kg, तो यहाँ पे m की जगह पे तो 1 kg रखेंगे। डेल्टा m क्या है?
तो m में जो त्रुटि हो सकती है, जो एरर हो सकती है, वही यहाँ पे डेल्टा m की जगह पे रखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कि m को मापा किससे गया है, तो मेजर्ड यूजिंग ए स्केल ऑफ लीस्ट काउंट 1 ग्राम, यानी कि जिस भी स्केल से इसको मापा गया उसके जो लीस्ट काउंट की वैल्यू है वो है 1 ग्राम। तो 1 ग्राम की एरर इसमें हो सकती है, इसलिए जो डेल्टा m होगा वो हो जाएगा 1 ग्राम प्यारे बच्चों। और m की जगह पे क्या लिखा जाएगा 1 kg, तो 1 kg। अब एक चीज देख लीजिए, इन दोनों की यूनिट्स सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर हमें परसेंटेज एरर काउंट करनी है लास्ट में तो यूनिट्स को कैंसिल भी होना चाहिए, तभी हम सॉल्व भी कर पाएंगे आगे चीजों को। इसलिए या तो हम इसको भी ग्राम में चेंज कर ली या इसको किलोग्राम में चेंज कर ली। एक काम कर लेते हैं, इसको भी हम ग्राम में ही चेंज कर लेते हैं, ठीक। तो इस तरीके से ये चीज हो गई। अब आगे भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो डेल्टा देखिए, यानी कि वायर की लेंथ, देखिए वायर की लेंथ बताई गई है यहाँ पर 1 मीटर। हाँ देखिए क्वेश्चन में देखिएगा 1 मीटर लेंथ बताई गई है। और ऐसा भी बोला गया है कि ये जो मीजर की गई है तो मीजर यूजिंग स्केल ऑफ लीस्ट काउंट 1 mm, यानी जिससे भी ये मीजर की गई है उसका जो लीस्ट काउंट है उस स्केल का वो 1 mm है। तो इसके लिए जो एरर हो सकती है वो 1 mm की हो सकती है, इसलिए जो डेल्टा एल हो जाएगा वो 1 mm हो जाएगा। और जो एल है वो 1 मीटर बोला गया है, 1 m यानी 1 मीटर। अब दोनों की यूनिट्स सेम करने के लिए मैं इसको भी मिलीमीटर में बनाकर ही लिखे दे रहा हूं, ठीक है, ऐसे। ठीक है बच्चों, तो 1 m को मैं 1000 mm लिख दिया, ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। अब इसको आगे 100% का मल्टीप्लाई तो करना ही है। आगे देखिए यहाँ पर वैल्यूज डालेंगे, आगे जगह थोड़ा कम है तो थोड़ा हिसाब से, या फिर हम एक काम कर लें, हम मिटा लें और ऊपर चीजों को लिखें। तो चलिए यहीं पर लिख देते हैं। तो 2 इंटू डेल्टा आर क्या है, डेल्टा आर तो देखिए रेडियस कितनी है, तो रेडियस तो 0.2 सेंटीमीटर बोली गई है। और ये भी बोला गया कि मेजर्ड यूजिंग ए लीस्ट स्केल ऑफ लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर, यानी कि जो मेजरिंग डिवाइस है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, उसके लिए जो लीस्ट काउंट है वो 0.001 सेंटीमीटर है। तो डेल्टा जो हो जाएगा वो 0.001 सेंटीमीटर। और इसके लिए जो डेल्टा की वैल्यू नहीं रख रहे हैं हम, डेल्टा आर की वैल्यू रख रहे हैं, ठीक है। तो डेल्टा आर कितना हो जाएगा, और आर कितना है 0.2 सेंटीमीटर। तो रेडियस बोली गई है 0.2 सेंटीमीटर इंटू 100%। अभी हमें डेल्टा एल की वैल्यू और एल की वैल्यू भी यहाँ पर रखनी है, तो हम यहाँ पर रख लेते हैं। देखिएगा डेल्टा एल क्या है, यानी एलोंगेशन। एलोंगेशन में जो एरर हो सकती है वो क्या है, तो यहाँ पर बोला गया है कि जो एलोंगेशन है वो 0.5 सेंटीमीटर है। और ये जो मापा गया एलोंगेशन है वो किससे मापा गया है, तो जिस भी इंस्ट्रूमेंट से मापा गया है उसके लिए जो लीस्ट काउंट है वो 0.001 सेंटीमीटर है, ऐसा भी क्वेश्चन में बोला गया है। इसका मतलब क्या है कि जो डेल्टा एल है वो 0.001 सेंटीमीटर हो गया, और जो एल है वो 0.5 सेंटीमीटर हो गया। इंटू में 100% जरूर लिख लेना है। अब हमें केवल इसको सॉल्व करना है। तो देखिएगा यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1/10 बचेगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। देखिए सभी यूनिट्स सेम है इसलिए यूनिट्स सभी कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है, यूनिट्स सभी कैंसिल हो जाएंगी। अब देखिए 1/10 है, इसका मतलब क्या है कि ये बचा 0.1%। तो जो पहला टर्म है उसका सोल्यूशन 0.1% आया है। दूसरे में देखिएगा इसमें भी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो इसमें भी 0.1% ही बच रहा है। आगे देखिएगा क्या बच रहा है, आगे इसमें क्या बच रहा है, देखिए हाँ आगे देखिए इस 100 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0.1 बचेगा। अच्छा यहाँ से इसको कैंसिल कर लेंगे तो नीचे भी क्या बचेगा, 0.1 बचेगा। तो यहाँ पे 0.1 से 0.1 को कैंसिल करोगे तो 1% बचेगा, ठीक। और प्लस यहाँ पे क्या होगा, सबसे नीचे वाले को देखिए तो ये बनेगा 0.1 ऊपर 0.5 नीचे, तो 1/5 1/5 का मतलब होता है 0.2%। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है 1.4%। तो ये इसके लिए आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक। तो इसको सॉल्व करिएगा, काफी आसान क्वेश्चन है। चलिए प्यारे बच्चों अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए प्यारे बच्चों अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, द फोर्स इज गिवन इन टर्म्स ऑफ टाइम t एंड डिस्प्लेसमेंट x बाय द इक्वेशन F इज इक्वल a cos bx प्लस c sin dt। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a इंटू डी बाई बी इज। तो काफी इजी क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। प्यारे बच्चों यहाँ पे फोर्स की इक्वेशन दी गई है, किसके टर्म में दी गई है, टाइम और डिस्प्लेसमेंट के टर्म में दी गई है, ऐसा क्वेश्चन में भी बताया गया है। तो क्या इक्वेशन दी गई है जरा हम उसको लिख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो फोर्स दिया गया है वो दिया गया है a cos bx प्लस c sin dt, ऐसा फोर्स इक्वेशन दिया गया है। और हमसे कहा गया है a इंटू डी बाई बी,
इस पूरी क्वांटिटी के लिए जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो काफी आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ऐसा क्वेश्चन में बताया गया है कि ये जो टी है वो टाइम है और ये जो एक्स है ये डिस्प्लेसमेंट है, ऐसा भी क्वेश्चन में बताया गया है। अब देखिए, अगर हमें इस पूरे के लिए डायमेंशनल फार्मूला चाहिए तो हमें इन सभी के अलग अलग डायमेंशनल फार्मूले भी पता होने चाहिए, तो वो हम पहले निकालेंगे। तो देखिए, अगर हमें बी का डायमेंशनल फार्मूला पता करना हो तो एक चीज देखिए, ये अगर चीज देखें, अगर ये चीज देखें यानी बी इंटू एक्स, तो ये एंगल है और एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती प्यारे बच्चों, ऐसा आप लोग जानते हो। तो एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती, लेकिन अगर हम देखें केवल एक्स को, तो एक्स के लिए जो डायमेंशनल फार्मूला लिखा जाएगा वो कुछ ऐसा लिखा जाएगा, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है। अब इसमें तो l के पावर 1 है ना, और अगर इसको डायमेंशन लेस बनाना है, इस पूरे क्वांटिटी को यानी b इंटू एक्स को डायमेंशन लेस बनाना है, तो x की अगर डायमेंशनल फार्मूला x के लिए ऐसा लिखा गया, तो b के लिए क्या डायमेंशनल फार्मूला होना चाहिए, सीधा सा पता चल रहा है l-1 ऐसा होना चाहिए। क्योंकि जब ये इनटू होंगे, जब ये इनका जब मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये -1 और 1 ऐड होंगे और ये -1 से ऐड होकर के 0 दे देगा, तो ओवरऑल इसकी जो डायमेंशन है वो 0 हो जाएगी, कुछ इसमें डायमेंशन मिलने वाला फिर नहीं, ये डायमेंशन लेस हो जाएगी प्यारे बच्चों। तो b के लिए जो डायमेंशनल फार्मूला जो b के लिए होगा वो इतना होगा। ठीक, अब इसी तरीके से अगर d के लिए निकालें तो आप समझ सकते हो, ये sin dt है, तो ये तो एंगल है, अगर ये एंगल है तो इसमें कोई डायमेंशन होनी नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या है, t के लिए तो डायमेंशन है और क्या होगी, ये है ना, t की पावर 1, ये इसके लिए डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा जो आपको दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए t की पावर -1 ऐसा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे तो -1 और 1 ऐड होकर के 0 दे देंगे, तो t के पावर 0 हो जाएगा, जिससे ये एंगल क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा प्यारे बच्चों, और डायमेंशन लेस ही तो होना चाहिए। तो जो d के लिए डायमेंशनल फार्मूला हो गया वो ये हो गया, ये। अब हमें a के लिए डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हो। अब एक चीज देखिए, ये फोर्स है ना, तो अगर ये फोर्स है तो ये टर्म भी फोर्स ही होनी चाहिए और ये टर्म भी फोर्स ही होनी चाहिए, क्योंकि सेम क्वांटिटीज ही जुड़ सकती हैं, सेम क्वांटिटीज ही घट सकती हैं। ठीक है, अलग अलग तरह की क्वांटिटीज ना जुड़ सकती ना घट सकती हैं, समझ लीजिएगा। तो अगर ये फोर्स है, ये भी फोर्स ही है, ये भी फोर्स ही है, और ये ओवरऑल क्या है, ओवरऑल भी फोर्स ही है प्यारे बच्चों। ठीक, तो ये ए क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, क्योंकि ये तो फोर्स है, ये यहां से यहां तक पूरा फोर्स है और इसकी कोई डायमेंशन होनी नहीं है। ठीक है, इसकी कोई डायमेंशन होनी नहीं है, तो फोर्स की डायमेंशन कौन देगा, ए प्यारे बच्चों। तो ए का जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा, ए के लिए जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो वही होगा जो फोर्स का होता है, और होता है ml-t-2, यही होता है, तो यही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए इन सभी डायमेंशनल फार्मूलों को यहाँ पर रखेंगे जब, तो आपको क्या दिखाई देगा, आप इसको यहाँ पर सोचिएगा जरा। ए के लिए अगर हम रखेंगे तो ml-t-2 ये, डी के लिए रखेंगे तो हो जाएगा ये, और बी के लिए रखेंगे तो l-1 ये। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो ये निकल के आएगा ml² t-2, और t-2 क्यों कर रहे हो, इधर -1 -2 से ऐड कर दो तो -3, ये इसके लिए डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा, तो यही इसका आंसर होगा। आप देख लीजिएगा किस ऑप्शन में है। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए स्क्रू गेज हैज 50 डिविजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल। इसका मतलब क्या है कि एक स्क्रू गेज है और उसके सर्कुलर स्केल में 50 डिविजन्स है, ऐसा इसका मतलब हुआ। अब आगे देखिए क्या लिखा है, The circular scale is 4 units ahead of the pitch scale marking prior to use। इसका मतलब यूज करने से पहले ही जो सर्कुलर स्केल है वो 4 यूनिट आगे है पिच स्केल मार्किंग के। इसका मतलब इसमें जीरो एरर भी है, और कैसी जीरो एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर है। क्यों, क्योंकि क्या बोला गया, 4 यूनिट्स अहेड ऑफ द पिच स्केल मार्किंग, इसकी वजह से इसमें पॉजिटिव जीरो एरर है। अब देखिए प्यारे बच्चों आगे क्या है, Upon one complete rotation of the circular scale, a displacement of 0.5 mm is noticed on the pitch scale। इसका क्या मतलब हुआ कि सर्कुलर स्केल को पूरा एक कंप्लीट रोटेशन करा देने पर ये जो मेन स्केल है ना, उसमें 0.5 mm डिस्प्लेस होगा। यानी कि जब सर्कुलर स्केल को घुमाया जाएगा तो या तो वो आगे जाएगा या तो पीछे जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक, तो जब पूरा एक कंप्लीट रोटेशन इसको करा दिया जाता है तो ये डिस्प्लेस होता है कितना, मेन स्केल पर 0.5 mm। ठीक, मेन स्केल पर ये 0.5 mm डिस्प्लेस होता है, ऐसा बोला गया पूरा एक कंप्लीट रोटेशन के बाद। अब देखिए क्या पूछा गया,
द नेचर ऑफ जीरो एरर इन्वॉल्व, यानी कि इसमें जो जीरो एरर इन्वॉल्व है वो किस तरीके की है, पॉजिटिव जीरो एरर है या नेगेटिव जीरो एरर है। तो ऐसा तो हम पहले ही बता चुके कि इसमें पॉजिटिव जीरो एरर है। ठीक, आगे देखिए क्या पूछा गया, लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज, यानी कि स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, तो उसको भी निकालना आसान है। कैसे, जरा देखिएगा, इन्होंने बोला कि पूरा एक कंप्लीट रोटेशन कराने के बाद जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका मेन स्केल पर वो हुआ 0.5 mm का। ठीक, पूरा एक कंप्लीट रोटेशन कराने के बाद। तो कंप्लीट रोटेशन का मतलब क्या हुआ, इसमें कितने डिवीजन थे, सर्कुलर स्केल में 50 डिवीजन थे। तो एक कंप्लीट रोटेशन का मतलब क्या है कि पूरे 50 डिवीजन घूमा ही। ठीक, तो पूरा 50 डिवीजन घूमने के बाद जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका किसमें प्यारे बच्चों, मेन स्केल पर 0.5 mm हुआ है ना, 0.5 mm, यानी कितने डिवीजन घूमने के बाद, 50 डिवीजन घूमने के बाद जो डिस्प्लेसमेंट हुआ मेन स्केल पर वो हुआ 0.5 mm। तो 50 डिवीजन घूमने के बाद जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो इतना हुआ। तो सिर्फ एक डिवीजन अगर केवल घुमाया जाए, सिर्फ एक डिवीजन, तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, वही इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा नापी जा सकने वाली कम से कम दूरी होगी प्यारे बच्चों। और किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कम से कम नापी जाने वाली जो डिस्टेंस है या जो मात्रा है वही उसके लिए लीस्ट काउंट होती है। तो 50 डिवीजन घूमने में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो एक डिवीजन घुमाने में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा वही इस इंस्ट्रूमेंट द्वारा नापी जा सकने वाली सही वैल्यू होगी और वही हमें यहाँ पर लीस्ट काउंट के रूप में प्राप्त होगी। तो चलिए लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, तो अगर 50 डिवीजन घुमाने पर इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ तो 1 डिवीजन केवल अगर घुमाए तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा हमें ये निकालना है और यही प्यारे बच्चों लीस्ट काउंट हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, 0.5 mm अपान 50, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.01 mm प्यारे बच्चों। ठीक, अब अगर ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शंस में जितने भी mm में ऑप्शंस हैं उसमें 0.01 mm नहीं है। अब इसमें माइक्रो एम में भी आंसर दिए गए, तो एक बार इसको माइक्रो एम में बदल कर देख लो, शायद माइक्रो एम में चेंज करने के बाद अपना आंसर मिल जाए। तो चलिए प्यारे बच्चों माइक्रो एम में चेंज कर लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं 1 mm क्या होता है, 1 mm को प्यारे बच्चों अगर हम माइक्रो एम में बदले तो 10⁻³ माइक्रो एम लिखा जा सकता है 1 mm को। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे तो देखिएगा 0.01 इंटू mm की जगह पे क्या रख दें 10⁻³ माइक्रो एम। ठीक है, माइक्रो एम। अगर इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 10 माइक्रो एम। तो प्यारे बच्चों ये इसके लिए आंसर हो जाएगा। आप मिला लीजिएगा, जो जीरो एरर इन्वॉल्व है वो पॉजिटिव है और जो लीस्ट काउंट है वो 10 माइक्रो एम है। तो चलिए प्यारे बच्चों ये इसका आंसर रहा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए प्यारे बच्चों अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, द डेंसिटी ऑफ ए सॉलिड मेटल स्फीयर इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग इट्स मास एंड इट्स डायमीटर। The maximum error in the density of sphere is x by 100%. If the relative errors in measuring the mass and the diameter are 6% and 1.5% respectively, the value of x is। तो प्यारे बच्चों यहाँ x की वैल्यू बतानी है और ये क्वेश्चन काफी आसान है। हमें करना क्या होगा, हमें डेंसिटी में स्फीयर की डेंसिटी में मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकाल लेना है और उसको इक्वल कर देना है x बाई 100% के, क्योंकि x बाई 100% डेंसिटी में मैक्सिमम पॉसिबल एरर है ऐसा क्वेश्चन में बताया गया है। तो हम डेंसिटी में ही एरर निकाल के x बाई 100% के इक्वल कर देंगे और वहीं से x निकलेगा। तो चलिए पहले बच्चों यही काम करना है। तो डेंसिटी के लिए अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा, तो डेंसिटी अगर लिखूं मैं सॉलिड स्फीयर के लिए तो क्या लिखूंगा, मास अपान स्फीयर का वैल्यू, ऐसे ही लिखूंगा प्यारे बच्चों, ऐसे ही लिखूंगा। अब देखिएगा इसको थोड़ा और आगे अगर मैं लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, मास अपान में वॉल्यूम जो लिखा जाएगा स्फीयर का वो क्या होता है, वो इस तरीके से प्यारे बच्चों लिखा जाएगा। और ये जो आर ये क्या है, ये स्फीयर की रेडियस है। अब अगर डी में मुझे इरर चाहिए या परसेंटेज इरर चाहिए तो मैं क्या करूं, ऐसे क्वेश्चन आपने कई बार सॉल्व किए होंगे। सबसे पहले लॉग ले लेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे चीजों को प्यारे बच्चों। तो लॉग लेने के बाद जब डिफरेंशिएट करेंगे चीजों को तो किस तरीके की इक्वेशन आपको प्राप्त होगी, तो प्यारे बच्चों कुछ इस तरीके की इक्वेशन आपको प्राप्त होगी। चलिए यहां पर देखिएगा, इस तरीके से चीजें आपको नजर आएंगी प्यारे बच्चों। यहाँ जो कांस्टेंट टर्म्स है ये नजर नहीं आएंगे, क्योंकि लॉग लेने के बाद जब हम चीजों को डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो जो कांस्टेंट टर्म्स होते हैं उनका डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसलिए कांस्टेंट टर्म्स आपको यहाँ नजर नहीं आएंगे। ठीक प्यारे बच्चों, बाकी सारी चीजें नजर आएंगी और यहाँ पे माइनस साइन नजर आएगा जब आप लॉग लेने के बाद चीजों को सॉल्व कर रहे होंगे। लेकिन जब बात हो एरर की तो हमें मैक्सिमम एरर चाहिए होती है, इसलिए हम कहीं भी माइनस का साइन
लेकर नहीं चलेंगे, हम हर हर जगह पर पॉजिटिव साइन लेकर चलेंगे, प्लस का साइन लेकर चलेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब इस तरीके की इक्वेशन आपको नजर आएगी। अब अगर मुझे डी में परसेंटेज एरर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन लगाता हुआ चलूंगा प्यारे बच्चों। देखिए किस तरीके से, इस तरीके से 100 का मल्टीप्लाई कर लो और परसेंटेज का साइन लगा लो। चलिए ऐसे 100 से मल्टीप्लाई करो और परसेंटेज का साइन लगा लो, और यहां भी 100 से मल्टीप्लाई करो और परसेंटेज का साइन लगा लो। तो इस तरीके से डी में ये परसेंटेज एरर निकल जाएगी अगर हमने यहाँ पर वैल्यूज रख के चीजों को सॉल्व कर लिया तो चलिए अब वैल्यूज रखते हैं। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन में जो मास है उसके लिए परसेंटेज एरर बताई गई है। क्या बताई गई है प्यारे बच्चों, बताई गई है 6.0%। ठीक, अब इसी तरीके से यहाँ पे जो रेडियस है इसमें जो परसेंटेज एरर है वो हमें नहीं बताई गई, हमें डायामीटर में परसेंटेज एरर बताई गई है। तो प्यारे बच्चों एक चीज देखिए, जो रेडियस होती है वो क्या होती है, डायामीटर बाई 2, यही तो होती है। अब अगर इसमें मैं एरर निकालने जाऊं तो जब आप लाभ लेके एरर निकालने जाओगे प्यारे बच्चों तो आपको यही एक्सप्रेशन मिलेगा। क्या एक्सप्रेशन मिलेगा, ऐसा मिलेगा। तो डेल्टा आर बाई आर आपको डेल्टा डी बाई डी के ही इक्वल मिलेगा प्यारे बच्चों। तो हमें बताया गया है डेल्टा डी बाई डी इंटू 100% की वैल्यू। ठीक, तो यहां पर देखिए अगर इसमें इधर भी 100% का और इसमें इधर 100% का मल्टीप्लाई कर लूं तो हमें वैल्यू तो इसकी बताई गई है, लेकिन ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल ही है। ठीक, यहां से हम देख सकते हैं, तो इसकी जगह पे हम इसकी वैल्यू को रख सकते हैं, और ये दी गई है प्यारे बच्चों 1.5%। ठीक है, 1.5%। अब इसको अगर सॉल्व करें देखिए ये 4.5% बन जाएगा, और जब इसको 6 से ऐड कर लेंगे तो 10.5% ऐसा निकल के आएगा। अब ये चीज इक्वल किसके है, ये प्यारे बच्चों इक्वल है x/100% के। ये किसके इक्वल है, x/100% के। तो यहां से परसेंट का साइन कैंसिल कर लो। अब इस 100 को इसमें मल्टीप्लाई जब कर लोगे तो जो x निकल के आएगा वो 1050 ये निकल के आएगा, और ये इसकी वैल्यू होगी। तो चलिए प्यारे बच्चों ये इसका क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन का सलूशन रहा। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। चलिए प्यारे बच्चों अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। A student measuring the diameter of a pencil of circular cross section with the help of a vernier scale records the following 4 readings: 5.50 mm, 5.55 mm, 5.45 mm, 5.65 mm. The average of these 4 readings is 5.5375 mm and the standard deviation of the data is 0.07395 mm. The average diameter of the pencil should therefore be recorded as। तो प्यारे बच्चों जो एवरेज डायमीटर है पेंसिल का वो क्या रिकॉर्ड करना चाहिए। प्यारे बच्चों ये सिग्निफिकेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है। आप लोग देख सकते हो कि जितनी भी रीडिंग्स ली गई हैं उनमें सभी जो वैल्यूज हैं उनमें प्यारे बच्चों चीजों को डेसिमल के आगे 2 डिजिट तक ही लिया गया है। तो आफ्टर कैलकुलेशन जो रिजल्ट मिलेगा वो भी प्यारे बच्चों डेसिमल के आगे 2 डिजिट तक ही लेना चाहिए। इसलिए यहाँ पर जो एवरेज रीडिंग हमें मिली है, जो एवरेज रीडिंग मिली है वो क्या मिली है, यहाँ पर देखिए 5.5375 mm। तो इसको हमें 2 डिजिट तक ही रखना पड़ेगा डेसिमल के आगे। तो देखिएगा अगर इसको हम 2 डिजिट तक लाएं तो प्यारे बच्चों यहाँ पर चूंकि 75 है इसलिए यहाँ पर 3 की जगह पे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको भी डेसिमल के आगे 2 डिजिट तक ही हमें लाना पड़ेगा। तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन क्या दिया गया है, तो ये है 0.07395 mm प्यारे बच्चों। अब अगर इसको 2 डिजिट तक लाना है डेसिमल के आगे तो यहाँ पर देखिएगा ये 395 है, अगर ये 500 या उससे ज्यादा होता तब यहाँ पर हम बढ़ा देते एक अंक, लेकिन अगर ये नहीं है, ये 500 से कम है, इसलिए प्यारे बच्चों इसको इतना ही रहने देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा ये इसके लिए रीडिंग हो जाएगी और ये इसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। किस तरीके से लिखेंगे प्यारे बच्चों, ऐसे ±0.07 mm ऐसे इस रीडिंग को रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये इसके लिए आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर।